जब बेटे ने गुजारी खुद एक रात वृद्धाश्रम में, तो वहां का नजारा देखकर उसका सीना कांप उठा। आखिर क्या हुआ था ऐसा, आइए जानते हैं इस कहानी में। शहर के जाने माने वृद्धाश्रम आशीर्वाद धाम का दृश्य, जहां अभय नाम का एक 40 वर्षीय व्यक्ति अपनी 75 वर्षीय मां को छोड़ने के लिए आया था। रिसेप्शन पर बैठी लड़की और अभय के बीच में बहस चल रही थी। देखिए मैडम, मेरी बात समझने की जरा कोशिश तो कीजिए। मेरे पास इतना समय नहीं है कि दोबारा अपनी माताजी को यहाँ पर लेकर आ सकूं, इसीलिए आप इन्हें आज ही एडमिशन दे दीजिए। आप कहती हैं तो मैं अभी के अभी 1 लाख का चेक काट कर आपको दे देता हूँ। बस आप मेरी माताजी को यहाँ रख लीजिए। अरे सर, मैं एक बार आपसे कह चुकी हूँ कि किसी भी हालत में आपकी माताजी को आज एडमिशन नहीं दिया जा सकता। इस वृद्धाश्रम की जो संचालक हैं वह फिलहाल शहर से बाहर गई हुई हैं और कल शाम तक ही वापस लौट पाएंगी। इसीलिए आप अभी जाइए और कल अपनी माताजी को लेकर आ जाइए। रिसेप्शन पर बैठी लड़की ने कहा तो अभय बड़ी मुश्किल से अपने गुस्से को काबू करते हुए बोला, अरे मैडम, मैं आपकी बात समझता हूँ, लेकिन मेरी भी तो मजबूरी है। हम लोग बहुत दूर से आए हैं। 3 दिन बाद मेरी अमेरिका की फ्लाइट है। अभी तो मुझे सारी तैयारियां करनी है। प्लीज मेरी सिचुएशन को समझने की कोशिश कीजिए। अभी यही बात चल रही थी कि इतने में अभय का फोन बज उठा। उसके बॉस का फोन था। हेलो सर, अभय ने कहा तो दूसरी ओर से आवाज आई, मिस्टर अभय, आपने अभी तक मुझे डॉक्यूमेंट मेल नहीं किए हैं, जबकि आपने कहा था कि आज दोपहर तक आप सारे डॉक्यूमेंट्स मुझे ईमेल के जरिए भेज देंगे। जी सर, मैं अभी कर देता हूँ, अभय ने हड़बड़ा कर कहा तो उसके बॉस बोले, लेकिन मिस्टर अभय, आप अपने काम के प्रति इतना लापरवाह कैसे हो सकते हैं? नहीं सर, दरअसल मैं किसी परेशानी में फंस गया था। मैं अभी आपको। इससे पहले ही अभय अपनी सफाई में कुछ कह पाता, दूसरी ओर से फोन कट चुका था। चिंता और परेशानी में डूबा अभय अपना सर पकड़कर कुर्सी पर बैठ गया। अपने बेटे को इस तरह तनावग्रस्त देखकर पास बैठी सुनीता जी भी व्याकुल हो उठी। अभय ने फिर से उस लड़की से कहा, मैडम, आप देख रही हैं कि मैं कितनी उलझन में फंसा हुआ हूँ। एक तरफ बीवी बच्चे और घर की परेशानियाँ, तो दूसरी ओर विदेश की नौकरी और मेरे फ्यूचर का सवाल है। मैडम प्लीज कुछ कीजिए। आप वृद्धाश्रम की मैनेजर को फोन लगाइए, मैं उनसे बात करता हूँ। जी नहीं, ऐसा संभव नहीं है, मैडम का फोन आउट ऑफ रेंज है। ऐसा कहते हुए उस लड़की ने आवाज दी, राजू, यहाँ आना। तो तभी 20 से 30 वर्ष का एक युवक उसके सामने उपस्थित हुआ। जी कहिए मैडम। राजू, इन दोनों के लिए चाय पानी और रात को यहीं सोने का इंतजाम कर दो, बहुत दूर से आए हैं। ठीक है मैडम, मैं अभी करवा देता हूँ, कहकर राजू वापस अंदर चला गया। यह सुनकर अभय हैरान रह गया। देखिए मिस्टर अभय, यदि आप इतनी दूर से दोबारा नहीं आ सकते तो आप दोनों आज रात के लिए यहीं रुक जाइए। लेकिन मैडम, मुझे परेशानी हो जाएगी। अरे मैंने कहा ना कि आप रात को यहाँ रुक सकते हैं। आप रूम नंबर 1 में चले जाइए। किसी चीज की जरूरत हो तो बता दीजिएगा। मैडम के कहने पर अभय बुझे मन से अपनी माँ को लेकर कमरे में चला गया, जहाँ राजू ने जमीन पर बिस्तर लगाकर उनके लिए रात को रुकने का इंतजाम कर दिया था। साहब, मैं थोड़ी देर में चाय नाश्ता लेकर आता हूँ, तब तक आप अपना हाथ मुंह धो लीजिए, पास में ही बाथरूम है। इतना कहकर राजू रसोई घर में चला गया। अभय वहीं लैपटॉप लेकर बैठ गया और जल्दी से ऑफिस का काम निपटाने लगा। तो सुनीता जी साथ में लाई अपना बैग खोल कर बैठ गई और फिर वही फॉइल में लिपटी हुई रोटी निकालते हुए बोली, पता है बेटा, मैंने सुबह सुबह उठकर ही अपने और तेरे लिए आलू के पराठे बना लिए थे। तुझे पसंद है ना? अचार भी लाई हूँ। अपनी माँ की इस बात का अभय ने कोई जवाब नहीं दिया, वह तो अपने काम में ही व्यस्त था। फिर सुनीता जी बोली, अच्छा कोई बात नहीं, मैं ही तुझे अपने हाथों से रोटी खिला देती हूँ। न जाने इसके बाद कभी यह सुख मिले या ना मिले। कहते कहते उनका स्वर गीला हो गया। जैसे ही रोटी का एक निवाला तोड़कर वह अभय को खिलाने लगी तो अभय गुस्से से चिढ़ते हुए बोला, क्या है माँ, आपको तो कोई और काम है नहीं? मुझे अभी बहुत सा काम निपटाना है।
आप ही खाइए ये आलू के पराठे, मुझे अभी भूख नहीं है। बेटे की यह बात सुनकर सुनीता जी थोड़ा सहम गईं और फिर चुपचाप वह पराठे वापस बैग में रख दिए। फिर बोली, ठीक है बेटा, तुम्हें जीवन में बहुत तरक्की मिले, बहुत बड़े आदमी बनो, मेरी भगवान से यही दुआ है। थोड़ी देर यूं ही बैठे बैठे सुनीता जी अपनी अतीत में चली गई। 22 वर्ष की सुनीता जब शादी करके अपने ससुराल आई थी, तभी से उसे जिम्मेदारियों के बोझ तले दबा दिया गया था। घर में कई सदस्य थे। एक ननद अपने पति को लेकर अपने मायके में ही जमी हुई थी। उसका पति सास का बेहद लाडला था। उसके अतिरिक्त उसके एक जेठ और जेठानी भी थे, परंतु जेठानी बड़े घर से आई थी। जेठ भी खूब अच्छा कमाता था, इसीलिए जेठानी सास की धौस को बिल्कुल परवाह नहीं करती थी। ले देकर सास का रौब सुनीता पर ही चलता था। सुनीता जी के पति एक छोटी मोटी प्राइवेट नौकरी करते थे, कुछ खास कमा नहीं पाते थे। घर का खर्चा ससुर जी और जेठ की कमाई से ही चलता था। इस सब के कारण सुनीता की हैसियत एक नौकरानी से ज्यादा नहीं थी अपने ससुराल में, लेकिन इतना भी काफी नहीं था। विवाह को कई साल बीत गए थे, परंतु सुनीता जी की गोद अभी तक खाली थी। मन की पीड़ा तब और बढ़ जाती जब ससुराल वाले भी उसे बांझ होने के ताने देते थे। आखिरकार विवाह के 10 वर्ष पश्चात भगवान ने उसकी प्रार्थना सुनी और उसे संतान सुख की प्राप्ति हुई, परंतु उसका बेटा अभी 1 महीने का ही हुआ था कि उसके पति की एक रोड एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई। सुनीता जी अंदर से पूरी तरह टूट चुकी थी। उसके जेठ जेठानी भी परिवार से अलग हो गए। सास ससुर भी कुछ समय बाद स्वर्ग से धार गए। ननद और नंदोई ने अलग घर बना लिया। सुनीता अपने बेटे के साथ बिल्कुल अकेली रह गई, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। बेटे के पालन पोषण के लिए उसने लोगों के घरों में काम करना शुरू किया, लेकिन सारा काम करते करते हुए भी अपने बेटे को कभी अकेला नहीं छोड़ती थी। इतनी मुश्किल सहन करने के बावजूद सुनीता जी ने उसे पढ़ाया लिखाया और इतना काबिल बनाया कि उसे एक बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी मिल गई। फिर उसकी मुलाकात विनी नाम की लड़की से हुई। दोनों एक दूसरे की ओर आकर्षित होने लगे और जल्दी ही दोनों ने शादी करने का फैसला किया। विनी मॉडल ख्यालात की लड़की थी। घर का काम करना उसे जरा भी पसंद नहीं था। जहाँ घर का सारा काम सुनीता जी को ही करना पड़ता था, वहीं दिन भर घूमना, फिर सहेलियों के साथ शॉपिंग या फिर अपने मम्मी पापा के घर में रहना, यही उसकी दिनचर्या थी। किसी दिन घर पर रहती तो सहेलियों का अड्डा वहीं जम जाता। यह सब सुनीता जी को बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन कहती भी तो किससे। बहू को समझाने लगती तो दो टुक जवाब सुनने को मिलता था और बेटा पत्नी का इतना दीवाना था। खैर, जैसे तैसे जिंदगी की गाड़ी चल रही थी। अभय और विनी की शादी को अब 12 साल बीत चुके थे। सुनीता जी के 2 पोते पोती थे, एक 10 साल का और दूसरा 8 साल का। उधर विनी के मायके वाले अमेरिका में शिफ्ट हो गए थे। विनी ने भी रट लगा ली, उसे भी अमेरिका में जाकर बसना है, वहाँ की हाई फाई लाइफ का मजा लेना है। संयोग से अभय की कंपनी ने उसे विदेश में नौकरी का ऑफर दिया। यहाँ से दुगनी तनख्वाह के लालच में अभय ने भी इस ऑफर को स्वीकार कर लिया। उसकी पत्नी विनी और दोनों बच्चे तो जैसे खुशी से फूले ही नहीं समा रहे थे। अभय अपनी माँ सुनीता जी को भी साथ लेकर जाना चाहता था, लेकिन उनका वीजा रिजेक्ट कर दिया गया। इस पर अभय परेशान हो गया कि अब क्या किया जाए। उधर उसकी पत्नी विनी अमेरिका जाने की जिद पर अड़ी थी। उसी ने सुझाव दिया कि फिलहाल माँ को वृद्धाश्रम में भेज देते हैं, फिर 1 साल के बाद दोबारा वीजा अप्लाई करके उन्हें अपने साथ अमेरिका ले जाएंगे। लेकिन अगर अगले साल भी वीजा ना लगा तो अभय ने कहा। उस पर विनी बोली, अरे तो क्या हुआ, बल्कि मैं तो कहती हूँ उनके लिए वृद्धाश्रम ही ठीक रहेगा। वह क्या करेंगी हमारे साथ विदेश जाकर, और तुम्हें भी अपनी माँ के बारे में सोच सोच कर परेशान होने की बजाय अपनी आने वाली जिंदगी पर ध्यान देना चाहिए। यह समय प्रैक्टिकल होकर सोचने का है। भावुकता में बैठकर इतना अच्छा मौका मत छोड़ो। अभय को भी यह बात ठीक लगी और अपनी माँ को वृद्धाश्रम भेजने के लिए तैयार हो गया। चाय बिस्कुट लाया
हूँ माताजी। राजू की आवाज से सुनीता जी की तंद्रा भंग हुई और वह वर्तमान में आ गई। सुनीता जी चाय का कप उठाकर चाय पीने लगी तो अभय से बोली, अच्छा बेटा, कम से कम चाय तो पी लो। क्या माँ, एक तो मैं इतनी परेशानी में हूँ और आपको खाने पीने की सूझ रही है। आज काम पूरा करके ना दिया तो बॉस की डांट सुनने को मिलेगी और यहाँ इंटरनेट की रेंज ही नहीं पहुँच रही। पता नहीं यह वृद्धाश्रम वालों ने भी अपने ही नियम बना रखे हैं। हद है, इतना भी नहीं समझते कि कोई बुजुर्ग है या दूसरे शहर से आया है। इन लोगों को बुजुर्गों को सहारा देना चाहिए, लेकिन यहाँ तो यह एक तरफ वृद्धाश्रम की मैनेजर घूमने को निकली हुई है तो दूसरी तरफ जो मैडम यहाँ बैठी है हमारी बात सुनने को कोई तैयार ही नहीं है। जब अभय गुस्से में आकर यह सब बातें बोल रहा था उस समय दरवाजे पर खड़ी हुई मैडम उसकी सारी बातें सुन रही थी। तभी अचानक उन्हें अपने सामने देखकर अभय अपनी बात पर पर्दा डालते हुए बोला, अरे वह तो मैं बस रहने दीजिए मिस्टर अभय, मैं जानती हूँ इस तरह के माहौल में कोई भी व्यक्ति चिड़चिड़ा हो जाता है। आप मेरे साथ चलिए, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। ऐसा कहकर मैडम कमरे से बाहर निकल गई। अभय को लगा कि शायद मैडम ज्यादा पैसों की डिमांड करेगी, इसीलिए बाहर निकलते ही बोला, देखिए मैडम, अगर आप कहती हैं तो मैं 1 लाख की बजाय 1.5 लाख रुपये का चेक कर देता हूँ। तभी मैडम बोली, जी नहीं मिस्टर अभय, पैसों की तो कोई बात ही नहीं है। मुझे हैरानी इस बात की है कि बचपन में आपके पीछे आपकी माँ ने न जाने कितने ही जरूरी काम टाले होंगे, कितनी रातें जागते हुए बिता दी होंगी और आप उनके लिए यहाँ 1 रात तक नहीं बिता सकते। यह सुनकर अभय की आंखें शर्मिंदगी से नीचे झुक गईं तो मैडम बोली, चलिए मैं आपकी यह समस्या भी हल किए देती हूँ। मैं आपकी माताजी को अभी के अभी एडमिशन दिलवा दूंगी। लेकिन क्या मैडम? लेकिन मिस्टर अभय, आपको मेरा एक छोटा सा काम करना होगा। मैडम की यह बात सुनकर अभय उन्हें प्रश्नवाचक निगाह से देखने लगा तो मैडम बोली, यहाँ पर सोमनाथ नाम के एक बुजुर्ग व्यक्ति रहते हैं, आपको सिर्फ उनका पोता बनने का नाटक करना होगा। यह सुनकर अभय हैरान रह गया और फिर मैडम बोली, करीब 10 वर्ष पहले उनका बेटा उन्हें यहाँ छोड़कर ऑस्ट्रेलिया चला गया था अपनी पत्नी और बेटे को लेकर। तब से लेकर आज तक वह अपने पोते से मिलने को तरस रहे हैं। उन्हें उम्मीद है कि एक न एक दिन वह उनसे मिलने जरूर आएगा। लेकिन मिस्टर अभय, आज उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। मुझे नहीं लगता कि अब उनके पास ज्यादा समय है। यदि हो सके तो हमारा एक छोटा सा काम कर दो। सिर्फ एक नाटक ही तो है, लेकिन सोचिए, अपने पोते को नजर भर के देखने के लिए पल पल तरसती उनकी आंखों को कितना सुकून मिल जाएगा। आप मेरा यह काम कर दीजिए, मैं आपकी माताजी को अभी एडमिशन दे दूंगी। यह बात सुनकर अभय ने कहा, लेकिन मैडम, मुझे तो उनके पोते के बारे में कुछ भी मालूम नहीं है। उसका नाम क्या है? वह उन्हें क्या कहकर बुलाता है? अरे मिस्टर अभय, आपको उन्हें कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। बस इतना याद रखिएगा कि उनके पोते का नाम अमन है। अब आप मेरे साथ चलिए। कहते हुए मैडम उसे सोमनाथ जी के कमरे में ले गई। सोमनाथ जी के बिस्तर के पास रखी कुर्सी पर वहीं आश्रम में रहने वाले उनके एक बुजुर्ग के दोस्त बैठे हुए थे। सोमनाथ जी ने डॉक्टर ने कहा कि दवाई समय पर लेने से तबीयत ठीक हो जाएगी। सोमनाथ जी के दोस्त ने कहा तो कपकपाती आवाज में सोमनाथ जी बोले, कितनी बार भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि मुझे उठा ले, लेकिन मौत है जो बुलाने पर भी नहीं आती। न जाने क्यों ईश्वर के कानों पर जूं तक नहीं रेंगती। सोमनाथ जी के दिल में छुपा दर्द उनके शब्दों के जरिए बाहर आने लगा। अच्छा सोमनाथ, मैं थोड़ी देर में आता हूँ, कहकर उनके मित्र वहां से उठकर चले गए। दरवाजे पर खड़ा अभय सोमनाथ जी की सारी बातें सुन रहा था। तभी मैडम अभय को लेकर अंदर आई। अभय ने देखा कि पलंग पर एक बुजुर्ग कंकाल रूप में पड़े हुए थे। गाल अंदर गहराई में धंस चुके थे। वे आंखें जैसे चीख चीख कर उनके दुख और पीड़ा की कहानी कह रही थी, परंतु आती जाती सांसें उनके जीवित होने का प्रमाण दे रही थी। उनके पास जाकर मैडम बोली, बाबा बाबा देखिए तो कौन आया है आपसे मिलने।
तभी सोमनाथ जी ने अपनी आंखों को धीरे से खोला और बोले, कौन है बेटी? तो मैडम ने कहा, देखिए बाबा, आपका पोता अमन आया है। क्या? मेरा अमन आ गया? कहते हुए बाबा की आंखों में एक चमक आ गई। हाँ बाबा, आपका पोता ऑस्ट्रेलिया से खास आपके लिए आपसे मिलने के लिए आया है। मेरा पोता आ गया मुझसे मिलने? इतने दिन तुझे मेरी याद नहीं आई? कितना बड़ा हो गया है रे तू। उसकी ओर नजर डालते ही सोमनाथ जी के पूरे शरीर में जैसे जान वापस आ गई थी। मैडम ने उन्हें सहारा देते हुए बिस्तर पर बिठाया और बोली, बाबा, कल आपके पोते की वापसी की फ्लाइट है, इसीलिए आज आप उसे जी भर के बातें कर लीजिए। मैडम कमरे के बाहर गई तो अभय पास रखी कुर्सी पर बैठने लगा। तभी सोमनाथ जी बोले, वहाँ नहीं बेटा, यहाँ मेरे पास बैठो। अभय कुछ असहज सा महसूस कर रहा था, परंतु फिर उसे मैडम की कही बात याद आई तो वह चुपचाप उनके बिस्तर पर बैठ गया। मुझे यकीन था मेरा बेटा एक न एक दिन तू जरूर आएगा, तभी भगवान मेरे शरीर के प्राण नहीं निकाल रहे थे। तुझे देखने को ही तो मैं अभी तक जीवित था, लेकिन बेटा तू कल ही वापस चला जाएगा। इतने सालों मैंने तेरा इंतजार किया है और मिलने के लिए केवल कुछ पल। बोलते बोलते बीच में ही सोमनाथ जी कराहने लगे, परंतु पोते से मिलने का उत्साह इतना था कि सारी कमजोरी भूलकर वह फिर से बातें करने लगे। अच्छा, एक बात तो बता बेटा, तेरे पापा क्या हाल है? उसे कभी मेरी याद नहीं आती? कितने साल हो गए उसे देखते हुए भी। यह बात सुनकर अभय के कुछ बोल नहीं पाया। फिर सोमनाथ जी बोले, तुम्हारी माँ तो ठीक है ना? हाँ हाँ दादाजी, सब लोग ठीक हैं। पता है बेटा, यहाँ वृद्धाश्रम में अक्सर लोग मिठाई बांटने आते रहते हैं। कल भी किसी के पोते का जन्मदिन था तो उन्होंने वृद्धाश्रम के सभी लोगों में जलेबियां बांटी। उसी पल मेरी आंखों के आगे तेरे बचपन की तस्वीर नाचने लगी। ऐसा कहते हुए सोमनाथ जी ने पास पड़ी एक छोटी सी कटोरी उठाई जिसमें एक जलेबी रखी थी और वह अभय को देते हुए बोले, बेटा, यह जलेबी मैंने तेरे लिए रखी थी। अभय ने अनमने ढंग से वह जलेबी उठाई। फिर सोमनाथ जी के पोगले चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई और बोले, बेटा, तुझे याद है जब तू छोटा सा था ना, तब सारा दिन मेरे इर्द गिर्द ही मंडराता रहता था। तुझे जलेबी खाना बहुत अच्छा लगता था, लेकिन तेरी माँ तुझे ज्यादा जलेबी खाने से मना करती थी। इसीलिए हर रोज शाम को पार्क में टहलने के बहाने तू मेरा हाथ पकड़कर बाजार ले जाया करता था और हलवाई की दुकान से जलेबी खाता था। उस दौरान एक पल भी मेरा हाथ नहीं छोड़ता था और उसके बाद तूने मेरा हाथ ऐसा छोड़ा कि फिर कभी नहीं पकड़ा था। अपने बूढ़े कांपते हाथों की ओर देखते हुए सोमनाथ जी ने कहा तो अभय बोला, नहीं नहीं दादाजी, ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल जिंदगी में परेशानियां ही बहुत हैं। फिर भी देखो, मैं आपसे मिलने आया हूँ ना, लेकिन काम को भी तो समय देना पड़ता है ना दादाजी। अब अपने काम को समय देने की कोशिश करो तो रिश्तों को समय नहीं दे पाते, और अगर रिश्तों का ध्यान दो तो काम छूटने लगता है। हाँ बेटा, गलती तो हमारी है। हम काम के बोझ को रिश्ता समझते हैं और रिश्ते को बोझ। यह सुनकर अभय नजरें झुकाए चुपचाप बैठा रहा। फिर सोमनाथ जी बोले, लेकिन बेटा, मुझे खुशी है कि कम से कम तुम मुझसे मिलने तो आया। एक बात तो बताओ, तुम्हारी शादी हो गई है क्या? सोमनाथ जी के इस सवाल पर अभय सोच में पड़ गया। दिमाग में ख्याल आया कि अगर हाँ कहता हूँ तो दादाजी अपनी पुत्र वधू के बारे में पूछेंगे। क्या हुआ बेटा, किस सोच में पड़ गया? तेरी शादी हुई या नहीं? सोमनाथ जी ने पूछा तो अभय बोला, अरे नहीं दादाजी, मेरी शादी नहीं हुई है। अच्छा, तो कोई लड़की पसंद कर रखी है तूने? अरे नहीं दादाजी, आप भी कैसी बातें कर रहे हैं। अमन बेटा, अब तू मुझसे ही छुपाएगा? तेरे बाप का भी बाप हूँ मैं। कहते हुए अचानक उनकी आवाज फिर से कांपने लगी और आंखों से आंसू टपकने लगे। फिर थोड़े अंतराल के बाद वह बोले, अभी तक तो तेरे पिता की खुशबू भी मेरे जहन में से नहीं गई, पर वह मुझे छोड़कर चला गया। लेकिन बेटा, मेरी एक बात मानेगा? हाँ दादाजी, बताइए।
बेटा, तेरा पिता तो तुझे अकेला छोड़कर चला गया था, लेकिन तू कभी अपने माँ बाप को बुढ़ापे में अकेला मत छोड़ना। वृद्धावस्था में जब एक इंसान अकेला रह जाता है तो उसकी जिंदगी एक सजा से ज्यादा कुछ नहीं बच पाती। यह सिर्फ मेरे अकेले की कहानी नहीं है। यहाँ वृद्धाश्रम में कितने ही ऐसे बुजुर्ग हैं जिनके बेटे बेटियां, बहुएं, पोते पोतियां सब हैं, लेकिन फिर भी उनका अपना कोई नहीं है। जीवन के इस पड़ाव पर आकर सारे रिश्ते टूट गए। यहाँ रहने वाले वृद्ध लोगों के हृदय में परिवार की जो यादें हैं वह दिन रात शूल की तरह चुभती हैं। अभी अभय और सोमनाथ जी की बातें चल रही थी कि अभय का मोबाइल बज उठा। उसे देखा कि उसकी पत्नी विनी का फोन था। फिर बोला, अच्छा दादाजी, आप सो जाइए, सुबह एयरपोर्ट जाने से पहले मैं आपसे मिलने आऊंगा। हाँ बेटा, तू भी थक गया होगा, जाकर सो जा, भगवान करे तुझे दुनिया की खुशियाँ मिले। अभय ने बाबा के पैर छूकर आशीर्वाद लिया और बोझिल कदमों से दरवाजे की ओर बढ़ा। लेकिन जैसे ही वह दरवाजे की चौखट पर जाने लगा, उसी समय एक घुटी हुई सी हृदय विदारक चीज उसे सुनाई दी। उस समय उस आवाज ने उसके दिल को भयभीत कर दिया। किसी अनहोनी की आकांक्षा से उससे पीछे मुड़कर देखा तो सोमनाथ जी अपने बिस्तर पर निढाल होकर गिर चुके थे। अभय जल्दी से उनके पास गया, उन्हें हिलाया डुलाया, लेकिन उनके प्राण पखेरु तो उड़ चुके थे और उस व्यक्ति से कोई रिश्ता न होते हुए भी उसकी ऐसी हालत देखकर अभय की आंखों में आंसू आ बह निकले। उसने तुरंत मैडम को आवाज दी और सोमनाथ जी के बारे में बताया। काफी देर अभय उदास होकर बाहर ही बैठा रहा। तभी दोबारा से उसका फोन बजा। अभय ने फोन उठाया तो उसकी पत्नी बोली, अरे इतनी देर से कहाँ हो तुम तो माँ जी को वृद्धाश्रम छोड़ने गए थे ना, फिर अभी तक आए क्यों नहीं? वह क्या है ना मिनी, यहाँ वृद्धाश्रम के संचालक उपस्थित नहीं थी, जिस वजह से माँ का एडमिशन नहीं हो पा रहा था। इसीलिए मैं तभी अभय की बात को काटते हुए उसकी पत्नी विनी बोली, अरे कमाल करते हो तुम, आज एडमिशन नहीं हुआ था तो कल हो जाता। इसके लिए तुम्हें वहाँ रुकने की क्या जरूरत थी? तुम्हें माँ को वहाँ छोड़कर वापस आ जाना चाहिए था। 3 दिन बाद हमारी फ्लाइट है और तुम वहाँ अपनी माँ के पास ही बैठे रहो। यह तुम कैसी बातें कर रही हो विनी? वाह, मेरी माँ है, ऐसे कैसे छोड़कर आ जाता मैं? कल सुबह जल्दी यहाँ से निकल जाऊंगा। कहते हुए अभय ने फोन काट दिया। फिर जब अपनी पत्नी माँ के पास कमरे में गया तो उसे उदास देखकर सुनीता जी ने पूछा, क्या हुआ अभय बेटा, कोई परेशानी है क्या? इतनी देर कहाँ लग गई? कुछ नहीं, मैं बैठे बैठे थक गया था तो इसलिए मैं बस बाहर टहलने चला गया। अच्छा माँ, मैडम ने हमें बाहर हॉल में बुलाया है। हॉल में किस लिए बेटा? सुनीता जी ने पूछा तो अभय बोला, खाना खाने के लिए माँ। इस आश्रम का एक नियम है कि यहाँ सब लोग एक साथ बैठकर खाना खाते हैं। हाँ बेटा, तूने तो सुबह से खाया नहीं है, भूखा है, भूख लगी होगी, ऊपर से काम का बोझ, चलकर खाना खा लेते हैं। अभय अपनी माँ के साथ बाहर हॉल में आया, जहाँ एक बड़ी सी डाइनिंग टेबल पर खाना रखा हुआ था। एक एक करके सभी बुजुर्ग वहाँ आकर बैठने लगे। कुछ बुजुर्ग तो चलने फिरने में असमर्थ थे, जबकि कुछ बुजुर्ग ऐसे थे जो शरीर से पूरी तरह लाचार हो चुके थे। वृद्धाश्रम में काम करने वाले कर्मचारी बड़ी सेवा भाव से उनके लिए खाना डालकर उन्हें खिला रहे थे। आश्रम अभय बड़ी गौर से यह सब देख रहा था और बुजुर्गों पर एक नजर डालने मात्र से ही स्पष्ट हो रहा था कि वहां पर सुखी कोई नहीं है। हालांकि खाने पीने और आवास की सुविधा बहुत अच्छी थी, परंतु अपने बच्चों से दूर होने का गम और निराशा का भाव उनकी आंखों में साफ साफ देखा जा सकता था। बड़ी मुश्किल से अभय ने थोड़ा सा खाना खाया और वापस कमरे में आकर बैठ गया। थोड़ी देर बाद जब सुनीता जी कमरे में आई तो अपने बेटे के पास बैठी हुई बोली, क्या है बेटा, तुमने तो खाना खाया ही नहीं। मेरा खाने का मन नहीं हुआ माँ, उदासी भरे स्वर में अभय ने कहा और फिर बोला, माँ आप कल आलू के पराठे बनाकर लाई थी ना, मुझे वह खाने हैं।
तो सुनीता जी ने एक मुस्कुराहट के साथ अपने बैग में से आलू के पराठे निकाले और अपने बेटे को देते हुए बोली, पता है बेटा, जब तू छोटा था ना, हर रोज मुझे आलू के पराठे बनाकर खिलाया करता था, और जब मैं बनाती थी तो कहता था, माँ तुम मुझे अपने हाथों से खिलाओ। जब भी आपको हाथों से मैं खाना खाता हूँ तो खाने का स्वाद जो है वो दुगना हो जाता है, तो आज भी खिलाओ ना माँ। अभय ने कहा तो सुनीता जी मुस्कुराते हुए उसे अपने हाथों से खाना खिलाने लगी। फिर भाव विभोर होते हुए अभय ने कहा, माँ याद है आपको, जब बचपन में हम गर्मियों की छुट्टी में मौसी के घर गए थे तो मैं वहीं गली में आस पड़ोस के बच्चों के साथ छुपा छुपी का खेल कर रहा था। कहीं कोई कहीं तो कोई कहीं, मैं भी बच्चों के साथ पास की गली में जाकर छुप गया। थोड़ी देर में बाकी सब बच्चे तो भाग गए, लेकिन मैं वहां गलियों में ही घूमता रहा। मौसी का घर कहाँ है मुझे पता ही नहीं चला। यह घटना याद करके सुनीता जी बोली, हाँ बेटा, कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा था मैंने तुझे। दोपहर से शाम हो गई और शाम से रात, लेकिन तू कहीं नहीं मिला। जिस बेटे को 2 पल भी अपनी नजरों से ओझल नहीं होने देती थी, वह बेटा कई घंटे से गायब था। मैं पागलों की तरह तुझे यहाँ वहाँ ढूंढती जा रही थी। गलियों में भटकते भटकते आखिरकार अंधेरे में तू सामने से आता हुआ दिखा, तब जाकर मेरी जान में जान आई थी। हाँ माँ, हाँ मुझे याद है। मुझे देखते ही आप दौड़ते दौड़ते मेरे पास आई और मुझे अपने सीने से चिपका लिया था। कितना रोई थी आप उस समय। बात करते करते सुनीता जी और अभय की आंखों में आंसू आ गए। बहुत लंबा अरसा बीत गया था माँ बेटे को इस तरह एक साथ बैठकर बातें किए हुए। जब से अभय की शादी हुई थी तब से लेकर आज तक वह सिर्फ अपनी पत्नी, बच्चों और नौकरी में ही व्यस्त रहता था। माँ के पास बैठने का तो न उसके पास समय था और न ही कभी उसे जरूरत महसूस हुई। बात करते करते अभय अपनी माँ की गोद में सर रखकर ही सो गया। कमरे के बाहर खड़ी मैडम काफी देर से यह नजारा चुपचाप देख रही थी। सुनीता जी बहुत देर तक उसके सर को सहलाती रही और फिर बैठे बैठे ही सो गई। अगले दिन सुबह अभय की नींद खुली तो 8 बज रहे थे। घड़ी देखते ही वह परेशान हो गया और सुनीता जी को जगाते हुए बोला, माँ मुझे तो बहुत देर हो गई है, ऑफिस भी जाना था। जल्दीबाजी में वह अपने बैग में सारा सामान रखने लगा और रिसेप्शन पर सारी फॉर्मेलिटी पूरी करने के बाद जैसे ही जाने को तैयार हुआ तो सुनीता जी बोली, बेटा अपना ध्यान रखना, रास्ते में रुककर कुछ खा लेना, नहीं तो मुझे तेरी चिंता होती रहेगी। ठीक है माँ, अब मैं चलता हूँ कहकर अभय वहाँ से भी तेजी से निकल गया। वहां से सीधा वह अपने ऑफिस चला गया, परंतु दिन भर उसके दिमाग में उथल पुथल ही मची रही। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह बहुत कुछ अपने पीछे छोड़ आया है। न चाहते हुए भी बार बार वृद्धाश्रम में रहने वाले बुजुर्ग लोगों के बेबस, लाचार और निराश चेहरे उसकी आंखों के सामने आ रहे थे। रात को अभय जब घर पहुंचा तो गुमसुम सा था, तो विनी बोली, छोड़ आए माँ को वृद्धाश्रम। इस पर हंसने अभय ने हाँ में सिर हिला दिया तो विनी बोली, ये तो अच्छा ही हुआ, आखिर कब तक हम उनका बोझ उठाते। अच्छा तुम हाथ मुंह धो लो, खाना तैयार है। पत्नी की बातें सुनकर अभय हैरान में पड़ गया। अब तक तो उसका दिमाग उलझन से घिरा हुआ था, लेकिन अब शायद उसके दिमाग में स्पष्ट हो चुका था कि उसका अगला कदम क्या होगा। अरे क्या हुआ, अभी तक फ्रेश होकर नहीं आए तुम, खाना ठंडा हो जाएगा। उसकी पत्नी विनय ने कहा तो अभय बोला, मुझे भूख नहीं है, और उठकर अपने कमरे में चला गया। रात को सब लोग सो चुके थे, लेकिन अभय की आंखों से नींद गायब थी। वह रात उसने बड़ी मुश्किल से काटी। अगले दिन सुबह सुबह अभय बिना किसी को बताए अपनी गाड़ी लेकर घर से निकल गया और ठीक 2 घंटे बाद वह उसी वृद्धाश्रम के सामने खड़ा था जहां एक दिन पहले वह अपनी माँ को छोड़कर आया था। जैसे ही अंदर गया तो सामने ही मैडम खड़ी थी जो बड़े इत्मीनान से उसकी ओर देख रही थी। कुछ बुजुर्ग लोग आंगन में टहल रहे थे। अंदर आकर अभय वो यहाँ वहाँ देखने लगा। मैडम, मेरी माताजी कहाँ हैं? प्लीज उन्हें बुला दीजिए। तो मैडम बोली, देखिए मिस्टर अभय, अभी तो आपकी सुनीता जी से बात नहीं हो सकती। ऐसा क्यों, क्या है? अच्छा माँ, अभी तक सोई होंगी,
कोई बात नहीं, मैं यहीं बैठता हूँ, जब माँ जग जाएंगी तब उनसे मिल लूंगा। तभी मैडम ने कहा, नहीं मिस्टर अभय, वह सोई नहीं है, बल्कि वृद्धाश्रम की कुछ अन्य बुजुर्ग महिलाओं के साथ वह पास में ही बने मंदिर में पूजा करने के लिए गई हैं। दरअसल उन्होंने निर्जला उपवास रखा है अपने बेटे के लिए। अपनी सेहत और जीवन की परवाह किए बिना उन्होंने इस उम्र में भी जितिया का कठिन व्रत धारण किया है। इस समय वह पूजा में व्यस्त हैं। आपकी लंबी उम्र और तरक्की के लिए भगवान से प्रार्थना कर रही हैं। मैडम की यह बात सुनते ही अभय की आंखों से अश्रुधारा बह निकली। तभी उसे सामने से सुनीता जी हाथों में पूजा की थाली लाते हुए दिखाई दी। देखते ही अभय माँ माँ कहते हुए उनकी ओर दौड़ा। आंसुओं से भीगा उसका चेहरा। सुनीता जी को भी वही घटना याद आ गई जब उनका 8 साल का छोटा सा अभय राह भटक गया था और माँ को देखते ही माँ माँ चिल्लाते हुए उनकी ओर भागा आया था। मुझे माफ कर दो, मुझे बहुत बड़ी गलती हो गई है माँ, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। आपने मेरे लिए क्या क्या नहीं किया। मैं आपके प्यार और आशीर्वाद के भरोसे मैं जीवन में एक सफल इंसान बन पाया था। बचपन में जो माँ मुझे 2 पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ती थी, उसी माँ को मैंने वृद्धाश्रम में रहने के लिए छोड़ दिया। लानत है मेरी जैसी औलाद पर। माँ के पैरों में गिरकर अभय जितना बोल रहा था, उससे ज्यादा वह रो रहा था। सुनीता जी ने उसके आंसू साफ करते हुए उसे उठाया तो अभय बोला, चलो घर चलते हैं। तभी मैडम अभय को बोली, मिस्टर अभय, आप ऐसे नहीं जा सकते हैं। इन्हें वृद्धाश्रम से ले जाने के लिए आपको मैनेजर ऑफिस में जाकर सारी फॉर्मेलिटी पूरी करनी होगी। ठीक है मैडम, आप मुझे मैनेजर से मिलवा दीजिए। आइए। मैडम उन्हें मैनेजर के ऑफिस में ले गई। ड्रॉम में से एक पेपर निकालते हुए साइन करने के लिए अभय को दिया और सामने रखी कुर्सी पर वह बैठ गई। यह देखकर अभय हैरत में पड़ गया और बोला, यहाँ की मैनेजर अभी तक आई नहीं क्या? मैडम बोली, मिस्टर अभय, इस वृद्धाश्रम की मैनेजर मैं ही हूँ। लेकिन मैडम 2 दिन पहले तो आपने कहा था कि मैनेजर छुट्टी पर गई है। तो मुस्कुराते हुए मैडम बोली, यह सब झूठ था और वह झूठ मैंने इसलिए बोला था कि आप एक रात यहाँ रुकें और देखें कि उम्र के इस पड़ाव में परिवार से अलग होकर एक इंसान की हालत क्या हो जाती है। यहाँ आने वाले सब लोगों को मैं एक मौका देती हूँ और वह लोग खुशनसीब होते हैं जो इस मौके को संभाल लेते हैं और रिश्ते की अपनी अहमियत होती है। मिस्टर अभय, माँ बाप अपने बच्चों के जन्म से पहले ही उनका भविष्य बनाने के लिए पैसे जमा करने लगते हैं, लेकिन बदले में यह उम्मीद नहीं करते कि उनके बच्चे बड़े होकर उनके बुढ़ापे के लिए पैसा जमा करें, क्योंकि उस समय उन्हें पैसों की जरूरत नहीं होती। उन्हें जरूरत होती है अपने बच्चों की, अपने परिवार की, उनके थोड़े से प्यार की, साथ की। और जब उन्हें यह मिल जाता है तो उनकी अवस्था भी खुशी खुशी निकल जाती है। यह बात सुनकर अभय आंखों में आंसू लिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मैडम, आपने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी माँ को लेकर अभय जैसे ही वृद्धाश्रम के गेट से बाहर जाने लगा तो सभी बुजुर्ग टकटकी लगाकर उन्हें जाते देख रहे थे। कुछ बुजुर्ग तो उन्हें बाहर तक छोड़ने भी आए, या वह सब भी सोच रहे थे कि काश उनके जीवन में भी एक ऐसा दिन आए जब उनका कोई अपना पश्चाताप और आत्मग्लानि से भरकर यहाँ आए और उन्हें अपने घर वापस ले जाए। जैसे ही सुनीता जी अपने बेटे अभय के साथ गाड़ी में बैठी, तभी अभय के पास फोन आया। अरे सुबह सुबह मुझे बिना बताए कहाँ निकल गए थे? तुम कितनी बार तुम्हें फोन किया, लेकिन तुम हो कि फोन उठाते ही नहीं हो। उसकी पत्नी ने कहा तो अभय बोला, मैं वृद्धाश्रम से माँ को लेकर वापस आ रहा हूँ। क्या कह रहे हो तुम माँ को वापस ला रहे हो? अरे उन्हें रखोगी कहाँ? हमें तो विदेश जाना है और ना, मैं बता देती हूँ, विदेश जाने का प्रोग्राम मैं हरगिज कैंसिल नहीं करूंगी। जहाँ से ला रहे हो वहीं वापस छोड़कर आओ उन्हें, विनी ने कहा तो अभय बोला, बिल्कुल नहीं, मैं अपनी माँ को अकेले छोड़कर अमेरिका नहीं जा सकता। तुम्हें जाना है तो वहाँ जा सकती हो, मैंने
मैं तुम्हें छोड़ने को तैयार हूँ, लेकिन अपनी माँ को नहीं। कहते हुए अभय ने फोन काट दिया और मन ही मन ठान लिया कि अब चाहे जो भी परिस्थिति हो, वह अपनी माँ का साथ कभी भी नहीं छोड़ेगा। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर से बताइएगा। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।